सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ जैप एएफएम, जहां हम कवर करते हैं 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर। अगर आप ये सीरीज कंसिस्टेंटली वॉच कर रहे हैं तो आपके जैप 2025 एग्जाम क्लियर करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करते हैं। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 है। पहले हमने चैप्टर 2-3 के कुछ टॉपिक्स किए हैं, वो इसलिए किए हैं ताकि क्रोनोलॉजी में आपको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स आपको बाद में भी देखने को मिल सकते हैं। और एक बात जो आपको यहाँ याद रखनी है कि आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं ये आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आते हैं। तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स पार्ट 1। पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग रूल्स एंड रूल्स, principles and procedures which are used by all companies in a country for preparation and disclosure of financial statement। किसी भी कंट्री में जो कंपनीज होती हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने के लिए जो भी रूल्स, प्रोसीजर्स या फिर प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं उनको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देयर आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले आता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये बनाया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने, दैट इज IASC। इसको रिप्लेस किया था IFRS ने इन 2001, राइट। ये एक प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। प्रिंसिपल बेस्ड है मतलब ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, तो उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS। इसको बनाया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने, IASB। आपको याद रखना IAS तो दोनों में ही है, पहले दो में C पहले आया था और B बाद में आया था। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आपको याद रह सकता है कि पहले कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे। तो IASC एंड देन IASB, IFRS। ठीक है, ये फॉलो होता है इन मोर देन 167 कंट्रीज और ये भी एक प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर आता है आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, US GAAP इसको कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने इसको बनाया था। ये फॉलो हो रहा है सिर्फ USA में, सिर्फ USA ही इसको फॉलो कर रहा है सिंस 2009। और ये रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। रूल्स मीन्स इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा अभी। ठीक है, फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। अब इंडिया में क्या चीज़ है, all companies registered under Companies Act 2013 have to comply with accounting standards notified by Ministry of Corporate Affairs। कौन नोटिफाई करता है इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। Companies listed on any exchange in India have to comply with accounting standards recommended by SEBI। अब recommend कौन कर रहा है यहाँ पे? SEBI recommend कर रहा है उन कंपनीज को जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। यहाँ पे आपको दो सेक्शंस पे ध्यान देना है, दैट इज सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट। यहाँ पे बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट कंप्लाई विद द मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ये इंश्योर करना है कि जो उनकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। एंड सेक्शन 129 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंप्लाई, याद रखना डू नॉट कंप्लाई, कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई कंपनी फॉलो नहीं कर रही है तो कंपनी को दो बातें डिस्क्लोज करनी है। पहली, डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्या डेविएशन आपने किया है। फिर रीजन स्टेट करो कि अगर डेविएशन किया है तो क्यों किया है और उसका क्या इफेक्ट होगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, जो भी आप डेविएशन कर रहे हो उससे। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि मान लो पहले कोई कंपनी थी, वो डिप्रिसिएशन मेथड फॉलो करी थी, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, हर साल सेम परसेंटेज पे डिप्रिसिएशन डिडक्ट होता है। पर अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करेंगे, 4 साल से ये फॉलो कर रहे हैं, 5th ईयर में कह रहे हैं कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करेंगे। तो इससे कंपनी के प्रॉफिट्स पे इफेक्ट आएगा, क्या कैश अवेलेबिलिटी रहेगी, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली इफेक्ट करता है कैश जो अवेलेबल है कंपनी के पास। ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड से फॉलो हो रहा है तो पहली चीज तो ये डेविएशन डिस्क्लोज करनी है, रीजन बताना है कि क्यों स्विच किया, और ये मेथड फॉलो करने के बाद जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे क्या इफेक्ट आएगा ये भी फुटनोट्स में बताना है। क्लियर? नेक्स्ट, इवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इवॉल्व हुए हैं। कैसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स आया था पहले, एएसबी, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 21 अप्रैल 1977, डेट इज इंपॉर्टेंट, बाय आईसीएआई। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सेटअप ऑन 21 जून 2001। फिर सेटअप हुआ था ये 21 जून 2001 को। ठीक है, NACAS। अब यहाँ पे हमें देखना है जो ICAI है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बॉडी है इंडिया में, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो फॉर्म हुई थी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ICAI फ्रेम्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू ASB। ICAI फ्रेम करती है, किसके थ्रू करती है? ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये बेस्ड है इंडियन गैप पे। अब यूएस गैप तो हमने पढ़ा था, हमने कहा था सिर्फ यूएस ही फॉलो करता है गैप, तो इंडियन गैप क्या है? देखो, जब हमारी कंट्री में कॉलोनाइजेशन हो रहा था तो जो यूएस की जो प्रिंसिपल्स थे अकाउंटिंग के वही फॉलो होते आ रहे थे। ठीक है, तो यूएस गैप इंडिया में भी फॉलो हो रहा था, उनको चेंज नहीं किया गया काफी टाइम तक। ठीक है, उनको बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जिनको हम कहते हैं इंडियन गैप, वो फॉलो हो रहे थे और ये भी उन्हीं पे बेस्ड थे। नाउ दीज वर एप्लीकेबल ऑन ऑल एंटिटीज, सारे एंटिटीज पे ये एप्लीकेबल था। और एक बात जो हमें याद रखनी है कि 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो अलाइंड नहीं थे IFRS के साथ। ठीक है, सो वी क्रिएटेड NACAS, क्योंकि हमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने थे हम चाह रहे थे कि वो IFRS के साथ अलाइंड हो, ताकि कोई भी कंपनी जो अलग अलग कंट्रीज में है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैच कर सके। राइट, तो NACAS जो था इसलिए बनाया गया था, और इसको भी रिप्लेस कर दिया गया फिर बाय नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन 2018। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आज की जो टॉपिक्स थे इनको जरूर रिवाइज कर लेना, यहाँ पे सेक्शन से क्वेश्चन आता है और डेट से 1977 क्यों आई थी, क्या रिप्लेस हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।